हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी रात के 9 बज रहे हैं। आज मैं लेट नाइट स्टडी करने की सोच रही थी, क्योंकि दिन में मुझे आज थोड़ा टाइम नहीं मिला। दिन में ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाई। तो कल संडे है वैसे भी, इसीलिए मैं आज लेट नाइट ही स्टडी करूँगी। अगर आप भी यूपीएससी या कोई बड़ा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और दिन में पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकल पा रहे हैं, तो लेट नाइट स्टडी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। लेकिन क्या रात में पढ़ाई करना सही है, ये भी क्वेश्चन उठते हैं। तो रात में क्या ज़्यादा नींद आती है और पढ़ाई ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाता है या नहीं, ये क्वेश्चन हमारे मन में अक्सर उठते हैं। तो देखिए, तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे दिन को सो ही जाते हैं, ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता, आलस टाइप का आ जाता है, तो हम दिन में सो जाते हैं। फिर उस टाइम पे क्या होता है, रात के टाइम पे आपको जल्दी नींद नहीं आती है 12 बजे तक। तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको किसी दिन ज़्यादा सोने का मन कर गया, तो आप उस दिन सो जाओ। फिर रात में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने या मोबाइल देखने से सही अच्छा है कि आप स्टडी ही कर लो, क्योंकि आपको वैसे भी उस उतने टाइम तक तो नींद आएगा ही नहीं। तो क्यों ना हम उस टाइम को एक प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर लें। सो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो उस टाइम पे आपको नींद भी नहीं आएगी और आप अच्छे से पढ़ भी लोगे। एंड सेकंड चीज़ ये भी है कि हमें रात में कम डिस्ट्रैक्शन मिलते हैं। जब सब लोग सो चुके होते हैं तो कोई फ़ोन कॉल नहीं आता है, कोई शोर-शराबा नहीं मचता रहता है, और हम अपना फ़ोकस्ड होकर के, दिमाग शांत करके अपना टॉपिक समझ सकते हैं और अपना जो भी क्लासेस हैं वो अटेंड कर सकते हैं। उस टाइम पे हमें डिस्टर्बेंस भी बहुत कम होती है। वैसे भी अगर आप लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप भीड़ से अलग होकर सोचते हैं और मेहनत करते हैं अपने सपने को साकार करने के लिए। जैसा कि आईआईटी टॉपर्स और बहुत सारे जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, नीट का और जो भी यूपीएससी का भी, तो वो लोग ज़्यादातर लेट नाइट स्टडी ही फॉलो करते हैं। अगर आपके अंदर जुनून है तो टाइम कोई मायने नहीं रखता, बस आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब होता है, और जो भी आपका डेली का टारगेट होता है वो कंप्लीट करने से मतलब होता है। जैसा कि इसमें सर बता रहे थे कि हर देश की समुद्री सीमा का निर्धारण उसकी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। द्वीपीय देशों जैसे कि जापान, श्रीलंका की समुद्री सीमा ज़्यादा होती है। कुछ देशों के बीच समुद्री सीमा को लेकर विवाद होते हैं, जैसे भारत और बांग्लादेश का समुद्री सीमा विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत किसी देश को महासागर से प्राप्त संसाधनों पर अधिकार हो सकता है, लेकिन उसे अन्य देशों के जहाज़ों की आवाजाही की अनुमति होती है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में किसी देश के जो होते हैं मछुआरे, वो सब आ सकते हैं, बट उसमें कुछ भी वो संसाधन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, भारत के महासागर की सीमा कैसे मिलते हैं इस बारे में बताया कि जैसे कि भारत की तटरेखा लगभग 7,517 किलोमीटर है। भारत की दक्षिणी हिस्सा पूरे हिंद महासागर से घिरा हुआ है, और भारत को समुद्री सीमा से मिलने के कई फायदे होते हैं। इनके बारे में उन्होंने लिखवाए, जैसे कि व्यापार और नौवहन में सुविधा होती है, मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों का लाभ होता है, और सिक्योरिटी रीजन से भी होती है, जैसे रक्षा के लिए भी, इंडियन नेवी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। किसी देश को महासागर की सीमा भौगोलिक स्थिति और समुद्री कानूनों के आधार पर मिलती है। महासागर न केवल देश की रक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि व्यापार और परिवहन के लिए भी ज़रूरी होते हैं। ये सब के क्लास में आज के क्लास में उन्होंने बताया, तो इसका मैंने नोट्स बना ली, एंड इसको मैं अभी रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब मेरा क्लास खत्म होता है तो उसी टाइम पे मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ उसको। इससे क्या होता है कि अगर मैं दूसरे बार फिर कभी पढूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सो अपना मैं स्टडी व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं नोट्स बना ली हूँ, इसका मैं आप लोग को एक वीडियो दिखा देती हूँ।